ट्वेल्थ क्लास हमारे सिलेबस में ट्वेल्थ क्लास में नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स हैं। वैल्यू एडेड मेथड, जिसको प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। आज हम वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड जिसको बोलते हैं उसकी बात करेंगे। तो इस मेथड को समझने के लिए हमें 2-3 टर्म्स हैं जिनको जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मूल्य वृद्धि, यानी कि वैल्यू एडिशन या वैल्यू एडिड का क्या मीनिंग है। तो मूल्य वृद्धि की अवधारणा से अभिप्राय एक फर्म द्वारा अपनी उत्पादक गतिविधियों के द्वारा कच्चे माल यानी कि मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि से है। यह हम कहते हैं refers to the addition of value of the raw material by the firm by the virtue of productive activities. The value added is equal to value of output minus intermediate consumption, या जिसको हम कहते हैं कि मूल्य वृद्धि इज इक्वल टू है उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग। अब इसके बाद हम कहते हैं कि वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होती है, यानी कि उत्पादन का मूल्य क्या होता है। सिंपल, वैल्यू ऑफ आउटपुट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी कि उत्पादन के मूल्य से अभिप्राय 1 वर्ष की अवधि के दौरान उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं की बाजार कीमत से है। थर्ड कॉन्सेप्ट है हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन, मध्यवर्ती उपभोग, यानी यूज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इन द प्रोडक्टिव प्रोसेस, यानी कि उत्पादन के समय मध्यवर्ती वस्तुओं का जो भी इस्तेमाल होता है दैट आर नोन एज इंटरमीडिएट कंजम्पशन या मध्यवर्ती उपभोग। अब हम बात करते हैं सबसे पहले ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट एमपी, यानी कि मूल्य वृद्धि, सकल मूल्य वृद्धि एट मार्केट प्राइस। अब ये क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट एमपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा कि वैल्यू एडिशन क्या है, टोटल उत्पादन माइनस मध्यवर्ती उपभोग। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी कि जो भी उत्पादन हुआ है, उत्पादन किस किस के बराबर है, सेल्स यानी कि जो बिक्री हुई है, और जो सामान बच गया यानी कि जिसको हम कहते हैं चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्या होता है हमारा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, जिसको हम माल सूची स्टॉक भी बोलते हैं, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। कि मान लिया साल के शुरू में कोई शर्ट बनाने की फैक्ट्री है और साल के शुरू में उसमें 2000 शर्ट्स हैं और साल के एंड में 10,000 शर्ट्स अगर बची हुई हैं, तो चेंज इन स्टॉक कितना होगा, 10,000 माइनस 2,000 यानी कि 8,000। दैट इज कॉल्ड द चेंज इन स्टॉक और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो वो किस में जोड़ा जाता है, वो भी बिक्री यानी कि सेल में जोड़ा जाता है। अब सेल फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट, यानी कि घरेलू बिक्री जो हम अपनी देश में ही बेच रहे हैं और प्लस जो हम निर्यात कर रहे हैं। यानी ये सब आपको टर्म्स क्लियर होनी चाहिए आगे पढ़ने के लिए। और ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट एमपी इज इक्वल टू होता है हमारा जीडीपी एमपी। अब यही सब मैंने हिंदी में लिख दिया है कि जीवीए एमपी इज इक्वल टू उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग। मध्य उत्पादन का मूल्य है बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन, और बिक्री जो है वो घरेलू बिक्री और निर्यात के जोड़ के बराबर होती है। अब ये 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के बारे में, इनको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। सबसे पहले तो जब हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन मध्यवर्ती उपभोग दिए जाते हैं तो इंपोर्ट्स को इंक्लूड नहीं किया जाता। इंपोर्ट्स को क्यों नहीं इंक्लूड किया जाता, क्योंकि इंपोर्ट्स जो है वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन में ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं। So, if the value of intermediate consumption is given, then imports are not included. Imports are not included separately, as imports are already included in the value of intermediate consumption. मध्यवर्ती उपभोग में पहले ही शामिल होते हैं आयात। अब हम कहते हैं कि कैसे इसको कैसे समझा जाए। हमने 2 एग्जाम्पल ले लिए, केस 1 लिया
परचेज ऑफ रॉ मटेरियल किया, यानी कि हमने सामान को कुछ खरीदा, इम्पोर्ट्स भी ले लिए, लेकिन हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन कैलकुलेट करने के लिए परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में इंपोर्ट्स इंक्लूडेड हैं, तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में इंपोर्ट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमारा 1000 रुपीज़ होगा। इसकी बजाय अगर हमें दे दिया जाए कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बाय डोमेस्टिक फर्म, यानी कि घरेलू फर्म से खरीदे गए हैं और साथ में इंपोर्ट्स हैं, यानी कि आयात हैं, तब हम क्या कहेंगे कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमारा होगा कितना, 1200, क्योंकि घरेलू फर्म से जो खरीदा गया है सामान और इंपोर्ट्स मिलाकर इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमारे हो जाएंगे 1200 रुपीज़। और यही सब मैंने बिल्कुल हिंदी में लिखा है कि कच्चे माल का क्रय, अगर हम कहते हैं कच्चे माल का क्रय और आयात, तो मध्यवर्ती उपभोग जो है वो कच्चे माल के क्रय के बराबर होगा। लेकिन अगर घरेलू फर्म से क्रय किया गया कच्चा माल है और साथ में आयात है, तो मध्यवर्ती उपभोग जो है वो इन दोनों का जोड़ यानी कि 1200 रुपये हो जाएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, जिसको हम कह रहे हैं एक्सपोर्ट्स। अब एक्सपोर्ट्स का संबंध क्या, किससे है संबंध, उत्पादन से, यानी कि एक्सपोर्ट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ आउटपुट सेपरेटली इफ द सेल्स आर गिवन। यदि बिक्री दी हुई है तो एक्सपोर्ट जो है वो उसमें इंक्लूडेड हैं, लेकिन अगर घरेलू बिक्री दी हुई है तो उसमें एक्सपोर्ट्स शामिल नहीं है। तो एग्जांपल ये, अगर हमारे पास सेल है, बिक्री जो है वो 2000 रुपये है, एक्सपोर्ट जो है वो 400 रुपये है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी कि उत्पादन का मूल्य जो है वो 2000 रुपये ही होगा। पर इसकी बजाय अगर हम कह रहे हैं डोमेस्टिक सेल, यानी कि घरेलू बिक्री दी हुई है और साथ में एक्सपोर्ट दिया हुआ है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारा जो है किसके बराबर हो जाएगा, 2000 + 400 2400 के इक्वल हो जाएगा। अब हमने इसी को मैंने हिंदी में लिख दिया है, बिल्कुल सेम चीज़ आप देख लेना। अब हम बात करते हैं कि वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारा होता है सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, यानी कि उत्पादन का मूल्य जो होता है वो बिक्री प्लस चेंज इन स्टॉक होता है। आपने पढ़ लिया अभी। अब कई बार सेल्स हमें पर यूनिट प्राइस दिया होता है और क्वांटिटी दी हुई होती है। छोटी क्लासेस में आपको पता है, अगर एक पेंसिल का मूल्य 2 रुपये है तो 10 पेंसिल का मूल्य 20 रुपये होगा। तो पर यूनिट प्राइस इंटू क्वांटिटी सोल्ड इज इक्वल टू टोटल सेल। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ हैं कि अगर सारी की सारा जितना भी उत्पादन हुआ है, नोट 1 है हमारा, इफ द एंटायर आउटपुट इज सोल्ड इन एन अकाउंटिंग ईयर, सारा का सारा उत्पादन अगर उसी साल में बिक जाएगा तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल, उत्पादन का मूल्य होगा हमारा बिक्री के बराबर। लेकिन when the entire output is not sold in an accounting year, then the unsold stock is added to what, value of sale, यानी कि हम कहेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अनसोल्ड स्टॉक कौन सा हुआ, चेंज इन स्टॉक, वो ऐड किस में हो जाएगा, सेल में, और वो होगा हमारा टोटल उत्पादन का मूल्य यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब हम बात करते हैं, दो छोटी छोटी हमें टर्म्स हैं वो भी मालूम होनी चाहिए, हालांकि हमने पढ़ा भी है कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, यानी कि जो भी उत्पादन अपने स्वयं उपभोग के लिए किया जाता है उसको नेशनल इनकम में काउंट किया जाता है। लेकिन प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज की हम बात करें, डोमेस्टिक सर्विसेज विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। रीज़न क्या है कि जो गुड्स हैं उनकी मार्केट वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है, बट सर्विसेज की वैल्यू कैलकुलेट नहीं की जा सकती, और सर्विसेज जो हैं वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कंसिडर की जाती हैं, इसलिए भी उनको नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया जाता। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या स्टेप्स हैं हमारे ग्रॉस वैल्यू, क्या क्या स्टेप्स हैं हमारे प्रोडक्ट मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के। तो सबसे पहला तो हमारा ये है कि हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ दी हुई हैं उनको हम क्या करेंगे, जितनी भी प्रोडक्टिव यूनिट्स दी हुई हैं उनको हम प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में और टर्शियरी सेक्टर में डिवाइड कर देंगे।
उनको अलग अलग आइडेंटिफाई करके उनको जोड़ लेंगे और फिर उन तीनों सेक्टर्स की यूनिट्स को जोड़ लेंगे। तो वो हमारा क्या आ जाएगा, ग्रॉस वैल्यू समेशन ऑफ GVAMP, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा GDPMP। यानी सेकंड स्टेप क्या है, GDPMP इज इक्वल टू समेशन ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट MP। अब GDP तो हमें कैलकुलेट करना नहीं है, लेकिन हमें जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन करके प्राप्त होता है उसको हम GDPMP बोलते हैं। और हमारा एम क्या है कैलकुलेट करने का, नेशनल इनकम, दैट इज NNPFC। तो अब आपको कन्वर्जन्स आते ही हैं, GDPMP से आपको NNPFC पर आना है, तो GDPMP से NNPFC आने के लिए डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, NIT को भी माइनस कर देंगे और NFIA को प्लस कर देंगे, हमें NNPFC मिल जाएगा। तो यही मैंने बिल्कुल हिंदी में लिखा है। अब NNPFC यस, ये रहा हमारा NNPFC का फोर्थ स्टेप यहाँ पर है, और सेम स्टेप हमने जो है हिंदी में ले लिया है। तो हिंदी वाले भी देख लें कि प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र से जो भी ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट MP मिलेगा, उन तीनों के जोड़ को हम GDPMP बोल देंगे। GDPMP से हमें NNPFC पे आने के लिए मूल्यह्रास को माइनस करेंगे, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को भी माइनस करेंगे और NFIA को जोड़ देंगे, तो हमें NNPFC मिल जाएगा। अब अगला आप इसकी पार्ट 2 में देखें, नेक्स्ट कंसेप्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में है, इतना आप समझ लें।